नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति हाजिर हूँ लेकर हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। और आज हमारे साथ मौजूद है वो शख्स जिन्होंने कई साल सेना में रहकर देश की सेवा की और फिर राजनीति में कदम रखकर देश हित में कार्य करने का ठाना। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम आपका परिचय करा देते हैं रिटायर्ड आर्मी मेजर और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशीष चतुर्वेदी, या कहें शेर अवध। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मेजर आशीष बोलूं या फिर शेर अवध? शेर अवध सिर्फ एक खिताब है, नाम तो मेजर आशीष चतुर्वेदी ही। तो चलिए मेजर आशीष से आज हम बात करेंगे और मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहती हूँ, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ आप अपनी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ खास बातें हमें बताएं। सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा, जो आपने अभी एक सवाल किया मुझे कि शेर अवध बुलाऊँ या मेजर आशीष चतुर्वेदी बुलाऊँ, तो ये शेर अवध क्यों मेरे नाम के साथ जोड़ा गया है। अपने सेना के कार्यकाल में मेरे साथ जो एनकाउंटर्स हुए लश्कर तोयबा के, उसमें एक एनकाउंटर में मैंने इनके 6 आतंकवादियों को मारा था, जिसके तत्पश्चात इन लोगों ने मेरे खिलाफ जो है फतवा जारी कर दिया था। आर्मी छोड़ने के बाद कई सालों बाद यहाँ जब मैं लखनऊ में कई सालों से यहीं रह रहा हूँ, तो एक बार इंटेलिजेंस इनपुट ऐसा मिला कि हो सकता है कि कहीं ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं मेरे खिलाफ। तो उस आक्रोश में मैंने इनके जो सरगना थे हाफिज़ सईद, उनका यहीं हज़रतगंज चौराहे पे पुतला जलाया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें मैंने इनको खुल के चुनौती दी थी कि ये जगह और समय तैयार कर लें, जहाँ बताएंगे मैं इनसे लड़ने वहीं आ जाऊँगा। उसके बाद जो है ये, क्योंकि ये काम करने वाला मैं पूरी इस संसार में इकलौता व्यक्ति हूँ, तो इसलिए मुझे एक दिल्ली की जो एनजीओ है उसने ये खिताब से नवाजा। तो आपने सुना कि किस दिलदारी के साथ मेजर आशीष ने अपना जो एक बड़ी बात आपने बताई आज, और इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी किस तरह से आपके करियर की शुरुआत हुई कि आपको सेना में जाना है, ये भाव कब आया? एक्चुअली जो इंडियन आर्मी है वो हमारा ख़ानदानी पेशा है। ग्रैंडफादर, फादर, उसके बाद फिर मैं भी, तो बचपन से ही इस माहौल में रहा हूँ, देखता रहा। और बचपन में ही अपने फादर की यूनिफॉर्म कभी कभी पहन के शीशे के सामने खड़ा होकर देखा करता था, तो तभी ये मन में था कि हाँ, एक दिन मुझे यूनिफॉर्म ज़रूर पहननी है। तो इसके अलावा राजनीति में भी आपने कदम रखा, उसके अलावा सोशल वर्कर भी हैं आप। शायद तक अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि मेजर आशीष सोशल वर्क्स भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो थोड़ा राजनीति में आने से पहले आपके सोशल वर्क्स के बारे में मैं जानना चाहूँगी। जब मैंने आर्मी छोड़ी उसके बाद कुछ एनजीओज़ थे उनसे जुड़ा, और धीरे धीरे मैं कई ऐसे संगठन जो हैं जो इस तरीके के कार्य करते हैं उनसे जुड़ा रहा। और फिर आज मैं इंडियन रोटी बैंक का संरक्षक हूँ। हम लोग 11 प्रदेशों में गरीब लोगों को खाना खिलाने का काम करते हैं, चेन सिस्टम से, कोई डोनेशन नहीं होता है उसमें। साथ ही हम लोग मैं सनातन महासभा का भी संरक्षक हूँ। इसमें हम सनातन धर्म से जुड़े जो विषय हैं उन पे कार्य करते हैं। साथ ही क्योंकि मैं भूतपूर्व सैनिक संघ का अध्यक्ष भी हूँ उत्तर प्रदेश का, उसमें मेरी एक मुहिम रहती है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी यंगर जनरेशन है, जो युवा हैं, उनको फ़ौज के प्रति जागरूक करना, उनको जानकारी देना। उनके लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स लेते हैं स्कूल्स कॉलेजेस में, जिसके लिए मुझ पे बनी हुई एक डॉक्यूमेंट्री है शौर्य, जो हम लोग अक्सर दिखाया करते हैं अगर वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ हैं, उस तरीके का कॉलेज है तो। वरना जहाँ पे भी बुलाया जाता है हम जा कर के इसकी पूरी जानकारी देते हैं। और साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि जब जो लोग रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट एसएसबी की गाइडेंस, एक हमारे ट्रेनिंग सेल के इंचार्ज हैं कर्नल चौहान, वो देते हैं इसके लिए। तो उस ट्रेनिंग के ज़रिए आप किस तरह से लोगों को जागरूक करते हैं? उसमें ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं? देखिए, थोड़ा बहुत फिज़िकल का जो है हम लोग उनको थोड़ा सा ग्रूम करते हैं कि वो किस तरीके से अपनी जो शारीरिक क्षमता है उसको सेना के माहौल के अनुसार ढाल सकें। थोड़ा सा हम लोग वो देते हैं, पर मेन फोकस हमारा जो रहता है एसएसबी पे रहता है, क्योंकि एसएसबी जो होता है, इंटरव्यू जो है हमारा, वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसलिए उसके लिए हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। अच्छा, सैनिक हैं आप और बैकग्राउंड भी आपने जिस तरह से कहा कि पूरा घर, कभी लीग से हटकर जाने का कुछ मन आया कि नहीं, इसके अलावा भी कुछ करने की सोचता हूँ? हाँ, मैंने इसीलिए आर्मी मैंने जो है रिज़ाइन किया, काफ़ी जल्दी छोड़ दिया था मैंने, और उसके बाद सोशल वर्क में जुड़ा। पहले तो प्लान था कि बिज़नेस कुछ करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें काबिलियत नहीं थी उस माहौल की मुझे। तो
चलाने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से चलना चाहिए था उस तरीके से नहीं चल पाया। लेकिन सोशल वर्क के फील्ड में मुझे बहुत ज़्यादा जो है लोगों का प्यार मिला और बहुत ज़्यादा भरोसा लोगों ने जताया, और धीरे धीरे वहीं जो समाज सेवा का भाव था लोगों के प्रति वो मुझे जो है राजनीति तक ले आया। तो घर में सबने आपकी जो राजनीति आपने चुनी, जो लाइन, उस पर भी मैं आऊँगी, लेकिन घर में किस तरह का सपोर्ट मिला जब आपने कहा कि मैं इस ओर बढ़ना चाहता हूँ या ये करना चाहता हूँ? एक्चुअली घर पे शुरू से ही सबको ये था कि मैं बहुत इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेता हूँ। तो उनको था कि अच्छा अब ये करना चाहता है तो कुछ ना कुछ कर ही लेगा इसमें। ओके, तो राजनीति में कदम रखने का किस तरह से सूझा आपको? एक्चुअली जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनको मैं काफ़ी बरसों से जानता हूँ। उनको भी, उनकी वाइफ को भी। उनकी वाइफ जो डिम्पल हैं वो मेरे स्कूल में जूनियर हुआ करती थी। वो भी आर्मी बैकग्राउंड से हैं और हम लोग यहीं आर्मी पब्लिक स्कूल लखनऊ के पढ़े हुए हैं। और उसी दौरान मेरा अखिलेश से भी परिचय हुआ था। और फिर अभी कुछ लगभग 2 साल पहले एक बार ये एक रैली में जा रहे थे, तो मुझसे इन्होंने अचानक ऐसे ही कहा कि तब मैं राजनीति में नहीं था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वहाँ रैली है तो तुम चलोगे? तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी चलता हूँ। तो उसमें हम मतलब मैं, अखिलेश जी और नेताजी थे। तो जब हेलीकॉप्टर में हम लोग बैठे हुए थे, ऐसे हम 3 लोग थे, बात कर रहे थे, तो नेताजी ने पूछा कि क्या इनको चुनाव लड़ाओगे इस बार? तो उसने कहा हाँ, सोच रहा हूँ कि इनको चुनाव लड़ाना है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि लड़ोगे? हमने कहा ठीक है, लड़ लेंगे अगर आप कहेंगे तो। तो फिर अचानक ही जो है यहाँ पे उपचुनाव की घोषणा हुई और मुझे कैंट से जो है समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया। तो ये सफ़र जिस तरह से आपने बनाया, कितना कठिन था आपके लिए इस सफ़र पर आगे बढ़ना? क्योंकि मेजर बैकग्राउंड से कहीं ना कहीं वो मानसिकता नहीं पैदा हो पाती राजनीति वाली, तो कितना डिफिकल्ट था और किस तरह से प्रेरणा किससे मिली आपको इस राजनीति में आने की, और क्या सोचा था? देखिए, मकसद कुछ अच्छा करने का होता है। जहाँ भी एक नया अवसर मिले कि इंसान कुछ अच्छा, कुछ बेहतर कर सकता है, इंसान को वो प्रयास निरंतर अपने जीवन में करना चाहिए। मुझे एक अवसर मिला, मैंने उस अवसर पे जो है आगे चलना शुरू किया। बहुत कम समय था, जब डेट आ गई थी, जब मुझे पार्टी ने अचानक ही टिकट दिया, और अचानक ही, क्योंकि मैं राजनीतिक बैकग्राउंड से भी नहीं था, तो मेरे लिए बहुत सी चीज़ें नई थीं। बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, कुछ अच्छे भी उसमें एक्सपीरियंसेस हुए, कुछ बुरे भी हुए। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलता है इंसान जब राजनीति में आता है। और बाहर बैठा व्यक्ति जब किसी भी राजनीतिक व्यक्ति पे बहुत टिप्पणियां करता है कि ये ऐसे क्यों नहीं करता, ये वैसे क्यों नहीं करता, ये ऐसे क्यों बोलता है, तो जब आप उस क्षेत्र में आते हैं तब आपको पता चलता है कि इतना आसान जो दूसरी तरफ से बैठ के चीज़ें दिखती हैं उतनी आसान वो होती नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए भी ये चुनौतीपूर्ण रहा पूरा सफ़र। लेकिन उसके बाद आगे का क्या सोचा है आपने? अगर राजनीति में आपने जब कदम रखा, उसके बाद आपको टिकट भी मिल गया, तो अब समाजवादी के साथ ही आपको आगे बढ़ना है या कहीं और मूव ऑन करने का भी आप? नहीं, बिल्कुल समाजवादी पार्टी के साथ ही मैं निरंतर न केवल अपनी विधानसभा क्षेत्र जो लखनऊ कैंट है, उसके अलावा मैं प्रदेश के कई ज़िलों में जाता हूं, और मेरी कोशिश रहती है कि जहां भी मैं जाऊं वहां मैं पार्टी में जितने भी लोग हो सकें, 20, 30, 40, 50, कहीं 200, कहीं 250, कहीं 500 तक मैंने लोगों को ज्वाइन कराया है। तो जहाँ भी मैं जाता हूँ, मैं लोगों के बीच, मेरा प्रयास यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है समाजवादी पार्टी से जुड़ें, और हम लोग जो है इसी उस पे आगे चल रहे हैं। और अखिलेश जी भी अब जो है प्रदेश का दौरा कर रहे हैं इसी मकसद से, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है। व्यक्तिगत क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका राजनीति में आने के बाद? व्यक्तिगत तो बड़ा अच्छा लगता है। पहले आपको बहुत कम लोग जानते होते हैं, और फिर जब आप राजनीति में आ जाते हैं तो क्योंकि समाजवादी पार्टी वैसे भी युवाओं की पार्टी है, इसमें युवा बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं जब भी कहीं जाता हूं तो लड़कों को अगर पता चल जाता है कि मैं एक शहर से दूसरे शहर जा रहा हूं, तो बीच में जो लोग मिलते हैं, जो उतना स्नेह प्यार मिलता है कि अगर आपको टोल प्लाज़ा पे अगर 10, 20, 50 लड़के भी मिल जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि जिन लोगों का आपसे कोई लेना देना नहीं है, जीवन में कभी आप एक दूसरे से नहीं मिले, वो आपके लिए वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपने विचारों को बताते हैं। तो ये एक बहुत नया एक वो है, और एक अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ, हम जुड़ रहे हैं लोगों से और लोग हमसे जुड़ रहे हैं। तो उन लोगों के लिए किस तरह से आप आगे काम करने वाले हैं समाजवादी को पकड़ के?
कौन से ऐसे एजेंडाज आपके अपने खुद के हैं, समाजवादी पार्टी से हटकर खुद के कुछ? मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है, जब मैं चुनाव भी लड़ रहा था, कि 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। देश में सबसे ज़्यादा पूर्व सैनिक जो हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं, और उनको वो सुविधाएं जो केंद्र द्वारा और जो प्रदेश की सरकार द्वारा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। तो मैं उनकी आवाज़ के रूप में जो है विधानसभा में जाना चाहता हूं, क्योंकि सड़क पे मैंने इनकी आवाज़ बहुत लंबे समय से उठा रहा हूं, यहाँ से लेकर दिल्ली तक मैं संघर्ष कर रहा हूं उनके लिए। अब मैं उसी प्रयास में हूं कि मैं विधानसभा के अंदर भी जो हम सेना से जुड़े मुद्दे हैं, सैनिकों से, उनकी विधवाओं से, उनके परिवार से, उनको जो है सदन में उठाऊं। मेरी प्राथमिकता है। कहीं ना कहीं हाँ, सेना के जवानों की बात नहीं होती जब राजनीति की बात होती है, या तो फिर जाति आ जाती, धर्म आ जाता है, सेना के जवानों की बात नहीं होती। तो किस तरह की मांगों को लेकर आप आवाज उठाना चाहते हैं? देखिए, एक बात आपको बताना चाहूँगा कि लंबे समय से मैंने एक PIL भी करी थी, जिसमें हाउस टैक्स की माफ़ी के लिए जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए, हमारे देश के करीब 16 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे जो गृह कर है उसमें एक घर पे आपको छूट मिलती है। लेकिन उत्तर प्रदेश का ये दुर्भाग्य है कि जहाँ इंडियन आर्मी के सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर हैं, सबसे ज़्यादा फ़ौज भी हमारे यहाँ जो है उत्तर प्रदेश में है, और सबसे ज़्यादा पूर्व सैनिक भी जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। तो ऐसे प्रदेश में जहाँ इतने लोग सेना में आते हैं, वहाँ पे हमें गृह कर में छूट जो दूसरे प्रदेश दे सकते हैं तो हमें यहाँ भी देनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारे यहाँ जो भर्तियाँ होती हैं उसमें 5% कोटा होता है। एक तो ये कोटा कम है इतनी संख्या को देखते हुए, दूसरा चयन प्रक्रिया का जो प्रारूप है वो इस तरीके का है, ये 5% कोटा भी पूरा नहीं हो पाता है। तो जो चयन प्रक्रिया है उसको इस तरीके से बनाना चाहिए कि जो आप कोटा दे रहे हैं कम से कम वो तो पूरा हो। इस तरीके के अनेक विषय हैं जिन पे हम लोगों ने काफ़ी प्रयास भी किया है और कर भी रहे हैं, और इसी पे आगे भी प्रयास करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आप सेना के जवानों को लेकर, क्योंकि आपका भी खुद पर्सनली भी आप उनसे जुड़े हुए हैं, तो आप उनको और ज़मीनी स्तर पर भी जानते होंगे। कहीं ना कहीं आप राजनीति में एंटर कर चुके हैं, तो राजनीति से जुड़े मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या लगता है कि आने वाले चुनावों में किस तरह से समाजवादी पार्टी करने वाली है? देखिए, अभी जो जनता है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि धार्मिक भावनाओं में बह करके जो है पिछली बार उन लोगों ने वोटिंग करी थी। बहुत सी उम्मीदें थी लोगों को प्रदेश की सरकार से, केंद्र की सरकार से। लेकिन अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछें, और अगर आप ऑफ कैमरा पूछेंगे तो भले ही वो भारतीय जनता पार्टी का ही क्यों ना हो, वो ये बताता है कि हाँ, महंगाई बहुत बढ़ गई है। वो भले ही हमारे साथ बैठ करके टीवी चैनल पे नहीं बोलेगा कि महंगाई बढ़ गई है, लेकिन जैसे ही आप कैमरा ऑफ कर दीजिए तो वो खुद प्रवक्ता जो हमारे साथ डिबेट में बैठते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और महंगाई की मार हर व्यक्ति झेल रहा है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से आता हो, किसी भी जाति से आता हो। उसका परिवार और वो दोनों प्रभावित हो रहे हैं, और वो अपनी चरम सीमा पे है। दुख तब होता है जब आप सुनते हैं कि पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश देश जैसे देशों से भी हमारे देश में जो है पेट्रोल की कीमत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि किस तरीके की सरकार यहाँ चल रही है कि इतने छोटे प्रदेश जो देश हैं उनसे भी महंगा पेट्रोल हम अपनी जनता को यहाँ दे रहे हैं। और जब पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है तो हर चीज़ जाती है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के मुद्दे जो हैं वो हर एक व्यक्ति के मन में हैं। किसानों के हैं, जो किसान बिल आए हैं उसको लेकर के बहुत ज़्यादा विरोध है, और विरोध जो नहीं दिख रहा है वो लोगों के घर में भी, लोगों के मन में भी विरोध है। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो इसके मन में विरोध है वो सड़क पर हो सकता है कि उसकी प्राथमिकताएं और हों, उसके घर परिवार में जो चीज़ें चल रही हैं इसलिए वो सड़क पर ना आ रहा हो। तो ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं है, विरोध है, निश्चित रूप से विरोध है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इसका भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान होगा। तो इस बार भी आप चुनाव लड़ने वाले हैं? जी बिल्कुल। इस बार भी आप कैंट से ही लड़ेंगे? हाँ, अब जैसा पार्टी का आदेश होगा। मेरा अनुमान तो वही है, क्योंकि मैं वहीं लड़ा था, तो मेरा अनुमान यही है कि मुझे वहीं से लड़ने के लिए ही कहा जाएगा। तो क्या लगता है इस बार जीत पक्की समझ में आ रही है? हाँ,
क्योंकि मैं ऐसे ही कहता हूँ कि पिछली बार मैं अभिमन्यु की तरह घिर गया था और इस बार अर्जुन की तरह लड़ूंगा। ये भी देखना अहम होगा कि अर्जुन की तरह आप लड़ते हुए क्या जीत के शिखर पर चढ़ते हैं या नहीं। इसके अलावा मैं आपकी स्कूलिंग से जुड़ी हुई कुछ खास बातें बताइए जो थोड़ा आपको याद हो कि हाँ, स्कूलिंग से जुड़ी हुई मैंने इस तरह से शुरुआत की थी। स्कूलिंग क्योंकि मेरे फादर आर्मी में ही थे, तो हम लोग हर 2 साल 3 साल में ट्रांसफ़र हो जाता था, तो कहीं भी एक जगह पे बहुत ज़्यादा नहीं रहा, तो बहुत कुछ देखने को मिला। पूरे इंडिया के अलग अलग प्रदेशों में घूमने का अवसर मिला, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड, अलग अलग एजुकेशन एटमॉस्फेयर, उससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। और फिर जो आखिरी की पढ़ाई है मेरी, क्योंकि मेरे फादर की पोस्टिंग लखनऊ ही थी, तो मैंने यहाँ आर्मी पब्लिक स्कूल और उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से करी। और मुझे अभी भी वो दिन याद है कि जब मुझे एक बार स्कूल में एक कल्चरल डिबेट में कहा गया था कि पार्टिसिपेट करना है, और मुझे याद है कि मेरी आवाज़, मेरे हाथ सब काँप रहे थे जब मैं माइक के सामने खड़ा हुआ था। और मैं उस दिन को याद करता हूँ और इस दिन को याद करता हूँ कि आज शायद जितना कंफर्टेबल माइक के सामने है, शायद माइक के बगैर उतना कंफर्टेबल नहीं। आज आवाज़ भी बन चुके हैं समाजवादी पार्टी की एक तरह से। किस चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ने वाले हैं और क्या क्या करने की अभी सोचा हुआ है आपने? पॉलिटिक्स में तो आ ही चुके हैं, सोशल वर्क्स भी आप कर रहे हैं, इसके अलावा क्या कुछ और सोचा हुआ है अभी आगे आप करने वाले हैं? कुछ ऐसा, कुछ स्पेशल कुछ? हाँ, ये इसमें क्योंकि मैंने बताया कुछ सामाजिक संगठनों से भी जुड़ा हूँ, तो मेरा प्रयास यही रहता है कि हम जहाँ पर भी जो सुधार है, जहाँ हम कर सकते हैं, जो हमारी सीमा या हमारे बस में है, कम से कम उतना प्रयास हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर दूसरा जो है वो 100% कर रहा है, तो अगर आपको ये लगे कि अगर मैं उतना नहीं कर सकता हूँ तो मुझे करना ही नहीं चाहिए। अगर आप 5% भी करते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से, तो वो भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर इतनी जागरूकता भी हर एक व्यक्ति के अंदर आ जाए, जैसे मैं हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करता हूँ, 3 से 4 महीने, मतलब साल में आप मान लीजिए 3 से 4 बार मैं ब्लड डोनेट करता ही करता हूँ। लोगों को ये मन में ये लगता है कि अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो इससे नुकसान होता है, कमज़ोरी आती है, या हमें क्या ज़रूरत है, जबकि ये उल्टा फ़ायदेमंद चीज़ है आपके लिए कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं। तो इसी तरीके की छोटी छोटी अवेयरनेस अगर प्रत्येक व्यक्ति अगर करता है, तो मैं समझता हूँ कि हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। अवेयरनेस फैलाने का भी काम करते हैं। आशीष जी, अंत की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या लगता है कि जो आपका सफ़र रहा है, एक बहुत ज़्यादा पहले सेना, उसके बाद फिर राजनीति में आने का, किस तरह से आगे लेकर जाएंगे आप इसको? देखिए, हमेशा से प्रयास, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बांधे हुए हैं, सेना के लिए भी आप अभी भी कार्यरत हैं और राजनीति में उतर के आप लोगों से भी संवाद करते हैं, उनके प्रति भी आप बहुत ज़्यादा जागरूक दिखे मुझे कि जिस तरह से आप ने एजेंडा लिया हुआ है कि सेनाओं पर तो बात होगी, साथ ही जो जनता है उनको लेकर भी। तो आगे और क्या कुछ? देखिए, इसी में अब क्योंकि आ गए हैं, तो अब जो भी प्रयास होगा वो इसी फील्ड में रहेगा, और बेहतर यही होगा कि हम लोगों को कितना अच्छा और बेहतर बना सकें, उनको हम कितनी बेहतर सुविधाएं दे सकें, और उसी से हम भी बेहतर बनें। तो मेरी यही प्रयास और मेरी यही कोशिश रहेगी आगे। तो इसके अलावा कोई अपील ऐसी आपको जनता से, कोई ऐसा आपको बात बोलनी हो कि जो चाहते हो आपकी, हाँ, जनता जागरूक हो, जिसके प्रति बिल्कुल वो? मैं आप सब से यही विनती करना चाहूँगा, किसी भी पार्टी का समर्थन या उसके खिलाफ मैं समझता हूँ थोड़ा सा सोच समझ कर होइए। अंधा न सपोर्ट करिए, न उसको अपोज करिए, और वोट ज़रूर डालिए। जिसको भी आपको डालना है वोट ज़रूर डालिए, क्योंकि अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो कहीं ना कहीं गलत लोग जो है वो सत्ता में बैठ जाते हैं। ड्राइंग रूम में बैठकर, चाय की दुकान पर बैठकर डिस्कशन मत करिए, वोट ज़रूर डालिए। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, प्रत्याशी देख करके वोट डालिए, पार्टी देख करके वोट मत डालिए। जब तक हिंदुस्तान पार्टी देख के वोट डालेगा, सही प्रत्याशी न पार्टी चुनेगी न आप चुन पाएंगे। तो प्रत्याशी देखिए, जिस दिन आप अच्छा प्रत्याशी चुनना शुरू कर देंगे, राजनीतिक दल मजबूर होकर आपको अच्छा प्रत्याशी देंगे। तो मेरी यही अपील। बिल्कुल, आपने ये अपील सबसे बड़ी करी है, क्योंकि जो वोट नहीं डालता है, मेरे अकॉर्डिंग वो हकदार भी नहीं होता है किसी पर भी किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी करने का, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने मत का सही जगह प्रयोग करें। और बहुत बहुत शुक्रिया आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताने के लिए।
तो आज हमारे साथ ये थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशीष चतुर्वेदी, या शेरे अवध भी इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने शेरों की तरह सेना में रहकर लड़ाई लड़ी वो भी काबिले तारीफ थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपका ही मजा आएगा। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। देखते रहिए प्राइम टीवी।